तो मैं अभी किसी ने होमवर्क करके नहीं दिया है दीपक के अलावा, तो फिर मैं तुम्हें टाइम दे देता हूँ। कल तो क्लास होगी नहीं, कल परसों तो मंडे तक वो कर देना। आज भी जो होमवर्क दूंगा उन दोनों को एक साथ मुझे मंडे तक दे देना, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं दूसरी रिएक्शन। वैसे मैं थोड़ा सा रिवीजन करा देता हूँ। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे थे। एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? इसके अंदर रिमूवल ऑफ एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स होता है, ठीक है। नेट लॉस ऑफ एटम कम हो जाते हैं, ठीक है, और एक पाई बॉन्ड फॉर्म होता है। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दिया था, बहुत सारे एग्जाम्पल थे इसमें। जैसे मेरे पास सी एल यहाँ पे है, तो ये बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन में अल्फा ये है और बीटा ये है। जैसे ही कोई मैं इसमें अल्कोहलिक KOH या कुछ भी डालता हूँ तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाता है। प्लस H। तो ये थी एलिमिनेशन रिएक्शन। इसके बारे में मैंने तुम्हें और बताया था कि एक रूल होता है, जेडसेफ रूल, और जेडसेफ रूल भी बोलते हैं इसे। ये बताता है मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल। और इसका मैंने तुम्हें दूसरा मतलब भी बताया था कि H इज रिमूव्ड। H को हम लोग उस जगह से रिमूव करते हैं फ्रॉम दैट कार्बन that has lesser number of हाइड्रोजन, जिसके पास पहले से ही कम हाइड्रोजन हो। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। यहाँ पर मेरे पास Cl है और यहाँ पर मैंने डाला एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH डाला है तो एलिमिनेशन होगा और क्या मिलेगा हमें? HCl मिलेगा। HCl मिलने के साथ हमें देखना पड़ेगा कितने बीटा हाइड्रोजन है यहाँ पर। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा और एक ये भी है बीटा। इसको मैं यहाँ से ऐसे डिलीट कर देता हूँ। तो ये मेरा कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो अब मेरे पास बीटा है, यहाँ पे कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है? 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। ये बेसिकली CH3 है। सो एल्कोहलिक KOH करेंगे तो हमारे 3 प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, और एक ये बन सकता है, ठीक है। तो ये 3 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। ये 3 प्रोडक्ट बनने के बाद मुझे देखना है इसमें से मेजर कौन सा होगा। तो ये वाला होता है मेजर और बाकी दोनों क्या होंगे? माइनर। अब ये हम लोग कैसे देखेंगे? ये हम लोग देखेंगे इस तरीके से कि हाइड्रोजन वहां से रिमूव होगा जहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पे क्या है? 1 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं। और यहाँ पे कितने? 3 है। तो कहाँ से जाना चाहिए? जहाँ पे 1 हाइड्रोजन, जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से Cl रिमूव होगा, यहाँ से H रिमूव होगा और दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? एक डबल बॉन्ड। तो ये मेजर आ जाएगा। अब नाउ आई विल टेल यू कि व्हाट इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन।
मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मोर सब्स्टिट्यूटेड का मतलब है कि मेरे पास बेसिकली एक एल्कीन है और इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं, 4 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ये क्या है, लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इसके ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे CH3 लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसके ऊपर क्या है, 1 सब्स्टिट्यूशन। हाइड्रोजन के छोड़ के कुछ और भी कोई और चीज लगी हुई है तो उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। इसके ऊपर क्या है, 2 सब्स्टिट्यूशन है। ये इसके ऊपर क्या है, 3 सब्स्टिट्यूशन है और इसके ऊपर 4 सब्स्टिट्यूशन है। 4 सब्स्टिट्यूशन। तो एल्कीन के ऊपर जितने एल्कीन के ऊपर जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे होंगे उसको हम लोग बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो इसमें कितना है, इसमें एक भी नहीं है, इसमें एक सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 2 सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन है, यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन हो गए, यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूशन हो गए और यहाँ पे क्या है, 4 सब्स्टिट्यूशन है। तो इनमें से कौन सी ज़्यादा स्टेबल है, इसमें से ये जो फोर्थ सब्स्टिट्यूशन के साथ जो एल्कीन है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी। तो हमें वही देखना होता है कि कितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट उसके पास हैं। तो ये जो 3 कंपाउंड मैंने जो बनाए हैं, एक ये बना है, एक ये बना है, प्लस एक ये वाला बना है। तो अब हम लोग गिनते हैं कि कितने सब्स्टिट्यूशन इनके पास है। तो ये जो एल्कीन है इसके ऊपर क्या लगा है, एक एल्काइल ग्रुप यहाँ लगा है, एक एल्काइल ग्रुप ये लगा है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा है, 2 हाइड्रोजन। तो इसके ऊपर कितना सब्स्टिट्यूशन है, 2 सब्स्टिट्यूशन, या हम मैं बोल सकता हूँ डबल सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन के पास एक कार्बन ही यहाँ पे है, मतलब इस एल्कीन के पास एक कार्बन ये लग गई, एक ये लग गई, एक ये है और ये है। तो इसमें कितना है, और इस एल्कीन के ऊपर देखेंगे तो 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ लगे, 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ लगे, तो 4 सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो 4 सब्स्टिट्यूशन होने की वजह से दिस इज मोस्ट एल्कीन। तो ये जो एल्कीन है वो क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन किस पे डिपेंड करेगी, सब्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करेगी, जिसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एल्कीन है जिसके ऊपर 4 सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 4 सब्स्टिट्यूशन मतलब 0 हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, 2 हाइड्रोजन। तो ऐसी एल्कीन जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डिपेंड्स अपॉन द सब्स्टिट्यूशन। तो ये जो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगी, देन ये वाली, देन ये वाली, ठीक है। इसलिए ये क्या होता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट है और ये दोनों क्या है, कंपैरेटिवली माइनर है। तो ये सबसे कम क्वांटिटी में बनेगा, ये उससे ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाला बनेगा। तो इतना तुम्हें ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे पास एक ही सिंपल रूल है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, क्या, कि हाइड्रोजन वहाँ से रिमूव करना है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उसको हटा दोगे तो तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली और कम हाइड्रोजन बचेंगे एल्कीन के पास,
ठीक है। सो ये था ZZEF रूल या ZZEF रूल। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके पहले। यहाँ पे Cl है, ये तुम्हें मैं दे देता हूँ, अल्कोहलिक KOH डालना है। तो 4 क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, तो ये चारों करके देखना। ठीक है, इन चारों के प्रोडक्ट लिखना और फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज देना। ठीक है, तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा एलिमिनेशन हम लोग करेंगे नहीं। ये क्या है, बीटा एलिमिनेशन है, ये याद रखना है तुम्हें। बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, और हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा, उस कार्बन से जाएगा जहाँ पे लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमें तीसरी टाइप की रिएक्शन पढ़नी है, विच इज सब्स्टिट्यूशन। ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी क्या होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है SN1 और एक होता है SN2। तो एक एक करके हम लोग इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। When an atom or group of atom is replaced by other atom, ठीक है। तो एक एटम को रिप्लेस करके जब दूसरा एटम उसकी जगह पे आ जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। मतलब एक जो एटम ऑलरेडी था, जैसे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे OH था, इसमें मैंने डाल दिया PCl5, तो ये बन गया Cl। तो यहाँ पे क्या हुआ है, Cl हैज रिप्लेस्ड OH। तो Cl ने क्या किया, OL को रिप्लेस किया। तो एक जो भी चीज़ है, जो भी कंपाउंड है, उसको हटा के खुद वहाँ पे अटैच हो जाने को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। जब दो न्यूक्लियोफाइल एक दूसरे के साथ रिप्लेस होते हैं तो उसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, और जब दो इलेक्ट्रोफाइल रिप्लेस होते हैं तो उसे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोला जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बेंजीन रिंग है, ये हाइड्रोजन है, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ NO2 पॉजिटिव। तो क्या होगा कि ये NO2 यहाँ पे अटैच हो जाएगा और यहाँ पे H पॉजिटिव साइड में हो जाएगा। ठीक है, सिंस NO2 पॉजिटिव क्या है, NO2 पॉजिटिव इज पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोफाइल है, therefore it is इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है, यहाँ पे NO2 ने किसको रिप्लेस किया, हाइड्रोजन को। NO2 यहाँ पे जाके अटैच हो गया और हाइड्रोजन क्या हो गया, वहां से रिमूव हो गया। ठीक है, तो अगर NO2 H प्लस को रिप्लेस कर रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में दूसरा ले लेता हूँ मैं, Cl है और मैंने यहाँ पे HI डाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा,
आई लग जाएगा और Cl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। सिंस आई रिप्लेस हो गया है Cl से, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन यहाँ पे Cl HCl बनाएगा, वैसे HI है और I ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव। ऊपर से आयोडीन के पास क्या होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर है तो ऑब्वियसली क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल, ये यहाँ पे अटैक करेगा और क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन लेके भेज देगा। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, HCl यहाँ पे बन जाएगा। तो यहाँ पे I जो है इज अ न्यूक्लियोफाइल। तो HI बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वो टूट के क्या बना देगा, ये बना सकता है H प्लस प्लस आई नेगेटिव। तुम कंसिडर कर सकते हो आई नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है। तो I is a nucleophile, hence it is called as nucleophilic substitution reaction. Nucleophilic substitution reaction। ठीक है, तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड की बात करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, जैसे ये है, और इसमें मैं डाल दूं एक्वस KOH, तो कल मैंने तुम्हें बताया था कि दो डिफरेंस होता है, दो टाइप के KOH होते हैं हमारे पास, एक एल्कोहलिक होता है और एक एक्वस होता है। तो एक्वस क्या करता है, यहाँ पे होता है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे Cl की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और Cl क्या होगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक, K प्लस प्लस Cl नेगेटिव, KCl यहाँ पे बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जब हमारे पास है एल्कोहलिक KOH, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है, एल्कोहलिक KOH है तो हमारा क्या होगा, एलिमिनेशन। लेकिन जब हमारे पास एक्वस KOH है, जब KOH को किस में डाल रखा है, वाटर में डाल रखा है, तब हमारा क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन। तो सब्स्टिट्यूशन में एक एटम को हमें क्या करना है, दूसरे एटम से रिप्लेस करना है। तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे आयोडीन लगा हुआ है और मैंने क्या डाला है, KOH, कौन सा, एक्वस। तो यहाँ पे क्या होगा कि I की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा और I क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। दिस इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसका थोड़ा मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म किस तरीके से हो सकते हैं, दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं इसमें, ठीक है, लेकिन हम लोग अभी करेंगे। तो K प्लस प्लस OH नेगेटिव पानी में है, सॉल्ट है, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब क्या होगा कि ये OH कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि आयोडीन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन के पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला कहाँ अटैक करेगा, पॉजिटिव पे। तो ये क्या करता है, यहाँ पे अटैक करता है। अटैक करने पे होता क्या है कि कार्बन के पास दो बॉन्ड बन गए, ये OH का भी बॉन्ड बन गया और I का भी बॉन्ड बन गया। दो हाइड्रोजन उसके पास पहले ही थे, मैं यहाँ दिखा देता हूँ, दो हाइड्रोजन। तो कार्बन 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, तो आयोडीन क्या करता है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको अपने साथ लेके चला जाता है और हमारा क्या प्रोड्यूस हो जाता है, ये OH और H। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। ठीक है, इसका IUPAC देखते हैं कि क्या है इसका IUPAC। कहाँ से नंबरिंग करेंगे, जहाँ से वो है 1 2 3, यही कर सकते हैं, या तो 1 2 3 इधर होगा या फिर 1 2 3 इधर होगा। इसका नाम क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन 1 और। तो ये हमारा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। कुछ और एग्जांपल्स करते हैं ताकि तुम्हें समझ में आए। कुछ नहीं करना, सिर्फ जो भी हेलाइड है उसको OH से रिप्लेस करना है। ये मेरे पास है, इसमें मैंने डाला एक्वस KOH, तो क्या होगा, यहाँ पे I की जगह क्या लग जाएगा, OH लग जाएगा। बस इतना ही हमें ध्यान रखना है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ एल्कोहलिक KOH, क्या डालना है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगी। एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन, और अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन। तो ये कार्बन क्या है, अल्फा, और ये कार्बन क्या है, बीटा। यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो इसमें से देखो बीटा एक ही है तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दो प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये यहाँ से, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन हो गया तो यहाँ पे क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, एल्कीन बन जाएगी। एलिमिनेशन रिएक्शन है तो पाई बॉन्ड फॉर्म होना ही होना है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जब हम लोग एल्कोहल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, Cl में। तो मेरे पास एल्कोहल है, इसको मैं Cl में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। देयर इज अ वेरी कॉमन रिएक्शन विच इज कॉल्ड SOCl2, सल्फोनाइल क्लोराइड है ये। जब भी ये हम लोग डालते हैं तो यहाँ पे OH की जगह क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, SO2 प्लस HCl रिलीज होता है। ये भी गैस है और ये भी गैस है, ये उड़ जाती है। तो अगर एल्डिहाइड को तुम्हें अल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो तुम एल्कोहलिक KOH यूज करोगे, ठीक है। और अगर OH को Cl में यूज करना है तो हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, उनमें से हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं। दूसरा देखते हैं, बहुत कॉमनली जो मैं यूज करता हूँ PCl3 है, PCl5 है। एक चीज कॉमन है सब में कि Cl है, ऑब्वियसली हमें Cl लगाना है तो Cl तो होना ही चाहिए, इनके बाय प्रोडक्ट तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। और कौन सा हो सकता है, यस ऑफ कोर्स लुकास रिएजेंट है, इसमें हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 डालते हैं और उसके अंदर हम लोग डालते हैं HCl, और ये हमारा Cl यहाँ पे बन जाता है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन, इट्स अ वेरी सिंपल रिएक्शन। इसमें कुछ नहीं है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि अगर तुम्हें Cl लगाना है तो तुम्हें क्या क्या डालना है, ठीक है। इनमें से एक या दो तुम याद कर लो, PCl5 PCl3 बहुत आराम से याद हो जाता है, तुम इनको याद कर सकते हो। SOCl2 एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बनते हैं वो दोनों ही गैसेस होती हैं, गैस होने की वजह से रिमूव्ड इजीली। जब हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं तो रिएक्शन में अगर उसको हम लोग खुला छोड़ देंगे तो ये जो गैसेस बनेंगी ये अपने आप क्या हो जाएंगी, निकल जाएंगी। अगर ये बाय प्रोडक्ट, इसके तीन प्रोडक्ट बने, एक ये एक ये एक ये, तो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या हो गए, उड़ गए रिएक्शन मिक्सचर से। तो अगर बाय प्रोडक्ट्स रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, जो एल्काइल हैलाइड मिलता है वो कंपैरेटिवली प्योर मिलता है, मतलब उसको हमें फर्दर प्योरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बस बाय प्रोडक्ट है, इनको थोड़ा सा हीट करके उड़ा दो, या फिर रोटेटरी एवापोरेटर में जहाँ पे लो प्रेशर पे कोई भी चीज़ बॉयल ऑफ कर की जा सकती है, उसमें से गैस हम लोग या वैक्यूम लगा दो तो इसकी जो गैसेस हैं वो सारी अपने आप रिमूव हो जाएंगी। कंपाउंड जब हम लोग बनाते हैं तो उसको हमें प्यूरिफाई करना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो कंपाउंड है वो 100% साफ नहीं बनता है। तो अगर कंपाउंड साफ नहीं बन रहा है तो हमें क्या करना है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस कंपाउंड को साफ करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए। लेकिन ये जो रिएक्शन है ये बहुत एडवांटेजेस है क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिर्फ गैसेस हैं, जो बाय प्रोडक्ट बन रहे हैं। तो वैक्यूम इनके ऊपर लगाया और ये वैक्यूम क्या करेगा, सारी गैसेस को अपने पास खींच लेगा और हमारे पास क्या बनेगा, ये सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। एल्कोहल को अगर मुझे Br में कन्वर्ट करना है तो मैं PBr4 यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये यूज कर सकते हैं हम लोग, साथ में HBr भी यूज कर सकते हैं। HBr भी क्या देता है, अगर मैं इसमें ये HBr यूज करूँ तो मुझे प्रोडक्ट भी यही मिलेगा। तो आई डोंट थिंक सो कोई प्रॉब्लम होगी कि किसको किस में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें सिर्फ रिएजेंट थोड़े बहुत याद रखने पड़ते हैं कि कौन सा रिएजेंट याद है, ओके। तो ये हो गई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो दो तरह की होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। ये होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है बस।
एस कैपिटल है, एन थोड़ा छोटा होता है। तो सब्स्टिट्यूशन किस टाइप का है, न्यूक्लियोफिलिक है, और 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हुआ, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर, और ये क्या हो जाएगा, बाय मॉलिक्यूलर हो जाएगा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है रेट ऑफ रिएक्शन पे। तो 12th क्लास में तुमने रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा होगा, काइनेटिक्स पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो रेट होता है वो डिपेंड करता है एक क्वांटिटी पे, जो कि है सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट नहीं तो फिर सबस्ट्रेट ही लिखेंगे। ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। यहाँ पे जो रेट होता है वो बायोमोलिकुलर होता है, मतलब दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो रेट था वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यूनिमोलिकुलर, मतलब एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन है उसका जो रेट है वो डिपेंड कर रहा है दो पे। तो रेट इज इक्वल्स टू के, ये डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे प्लस रिएजेंट या फिर अटैकिंग एजेंट, दोनों पे करेगा। ठीक है, अब ये अटैकिंग एजेंट क्या है, तो जैसे ये रिएक्शन मैंने ली Cl, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एक्वस KOH, ये हो गया OH में कन्वर्ट। तो ये जो है ये क्या बन गया हमारा सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट है, और ये है अटैकिंग रिएजेंट जो अटैक करेगा, अटैकिंग एजेंट। ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए इसमें। तो ये तुम्हें बस ये याद रखना है कि क्या है ये। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ वो देखते हैं कि क्या क्या होता है सब्स्टिट्यूशन में। एक सेकेंड। तो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सबस्ट्रेट। यहाँ पे सबस्ट्रेट का मतलब क्या है, यहाँ पे मतलब है कि ये Cl है, इसमें से पहले क्या होता है -Cl, और हमारा क्या बनता है एक इंटरमीडिएट, ये है कार्बोकेटायन। और फिर ये OH क्या करता है, यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा एल्कोहल। ठीक है, तो ये हमारा एल्काइल हैलाइड था। तो ये जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन अकर इन टू स्टेप। ये वाली जो रिएक्शन है SN1 में जो रिएक्शन होती है ये दो स्टेप में होती है। यहाँ पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन अकर। तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कैसे होता है, जिस न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अपना हैलाइड रिलीज कर देगा और एक कार्बोकेटायन बन जाएगा। तो अब मैं सबस्ट्रेट बोल रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन।
इसको मैं इस तरीके से लिखता हूँ, रेट किस पे डिपेंड करता है, सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, लेकिन इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि रेट हमारा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कहाँ से आया, ऑब्वियसली सबस्ट्रेट से आया। तो वैसे जनरली तुम कुछ भी लिख सकते हो, सबस्ट्रेट भी लिख सकते हो या स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन लिख सकते हो। हाईलाइट कर लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं तुम्हें थोड़ा क्लियरली बताता हूँ इसे। पहली चीज, रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे मतलब क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन से यहाँ पे ये मतलब है कि रिएक्शन कितनी जल्दी हो रही है, वो डिपेंड कर किस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे मैंने बताया रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो दो स्टेप है, तो दो स्टेप कौन कौन से हैं। पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेप 1, और इसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक कर देता है, ये हो गया स्टेप 2। तो यहाँ पे मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम यहाँ पे मैंने लगाया है क्योंकि ये क्या है, स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट मतलब ये जो स्टेप है वो बहुत धीरे होता है, ठीक है। और ये जो स्टेप 2 है वो क्या है, फास्ट स्टेप है, बड़ी जल्दी हो जाता है। मतलब OH नेगेटिव है, नेगेटिव क्या करेगा, एकदम से पॉजिटिव पे अटैक कर लेगा और ये प्रोडक्ट यहाँ पे बना लेगा। तो हमारे पास बेसिकली 2 स्टेप है, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है ना वो बहुत जल्दी बन जाए, ठीक है, 2 मिनट या 3 मिनट में ये बन जाए। तो मुझे उसको बनाने के लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि मेरे पास 2 स्टेप है। एक स्टेप जो फास्ट हो रहा है, मतलब वो तो जल्दी होता ही है, तो इन दोनों में से मैं कौन से स्टेप की स्पीड बढ़ाऊं कि मेरा ओवरऑल रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो मुझे स्लोएस्ट स्टेप की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्लोएस्ट स्टेप की जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी पे। ये स्टेप 1 है, तो स्टेप 1 में प्रोडक्ट जितनी जल्दी बनेगा उतनी जल्दी मेरा रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये इस स्टेप को लगता है 1 सेकेंड और इसको लगता है 1 मिनट, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है उसको कंप्लीट होने के लिए कितना मिलने लगेगा, 1 मिनट 1 सेकेंड, ठीक है। तो इसको अगर फास्ट स्टेप को मैं कम कर दूंगा तो ओवरऑल जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो इंक्रीज या डिक्रीज इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर इस 1 मिनट वाली रिएक्शन को मैं जल्दी कर दूं, 5 सेकेंड्स में कर दूं, तो ऑब्वियसली ओवरऑल रिएक्शन कितने में हो जाएगी, 6 सेकेंड में हो जाएगी। तो मुझे किस पे डिपेंड करना है, किसके ऊपर फोकस करना है, जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्लोएस्ट स्टेप, ये हम लोग काइनेटिक्स में करेंगे सेकेंड ईयर में, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग, रेट डिटरमाइनिंग। तो जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब रेट किस पे डिपेंड करेगा, वो उसी पे डिपेंड करेगा, क्योंकि मेरे पास 4-5 स्टेप्स हैं। मैं अगर रिएक्शन अज्यूम करूँ, ये हो रहा है 1 सेकेंड में, ये हो रहा है 2 सेकेंड में, ये 3 सेकेंड में, और इसमें से एक स्लोएस्ट स्टेप है वो जिसको लग रहे हैं 2 मिनट, ठीक है। तो इनको अगर मैं फास्ट करूंगा तो कोई फायदा नहीं होगा, कोई खास फायदा नहीं होगा। हाउएवर जब मैं इसको फास्ट कर दूंगा, इस रिएक्शन को फास्ट अगर मैं कर दूं जो सबसे स्लो हो रही है, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है वो जल्दी हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो स्लोएस्ट स्टेप है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, और इसको हम लोग किस में लिखते हैं, इक्विलिब्रियम में लिखते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम में लिखने का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है, दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटर कन्वर्ट होने की ही वजह से रिएक्शन क्या होती है, धीरे होती है। अगर ए पूरा बी में कन्वर्ट हो जाए तो ये रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, लेकिन ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा है तो हो सकता है कि 5 मिनट लगे, उसके बाद जैसे बी और बनता जाएगा वो वापस ए में कन्वर्ट होता जाएगा, ठीक है। तो इसका रेट क्या हो जाता है, स्टैटिक हो जाता है, ये ऑलमोस्ट स्टैटिक हो जाता है, तुम्हें लगता ही नहीं कि उसका वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। तो स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग, स्लो स्टेप क्या हो या स्लोएस्ट स्टेप को हम लोग किस तरीके से डिनोट करता है, एक इक्विलिब्रियम की फॉर्म में, और फास्ट स्टेप को हम लोग एक प्रॉपर एरो से डिनोट करते हैं। ये चीज़ तुम लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई हो। इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि इस स्टेप को हम लोग फास्ट कर सकते हैं। अब इस स्टेप को हम लोग फास्ट कैसे करेंगे, तो ये डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जितना प्रोडक्ट स्टेबल होगा उतनी जल्दी वो बन जाएगा। अगर मेरा रिएक्टेंट लेस स्टेबल है और प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन क्या कहाँ जाएगी,
उस तरफ जाएगी जहाँ पे प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है। तो मुझे क्या देखना है, स्टेबिलिटी देखनी है। तो स्टेबिलिटी देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटाइन कितना स्टेबल है। और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है उसके सब्स्टिट्यूशन पे। और हमें पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन is more stable than secondary carbocation, which is more stable than primary carbocation. Less stable बोलना चाहिए मुझे। Tertiary carbocation is more stable than secondary and primary. Secondary carbocation is more stable than primary and primary carbocation is more stable than methyl। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिथाइल कार्बोकेटाइन से ज़्यादा स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी मैं पहले भी बता चुका हूँ, चलो मैं जल्दी से वो भी बता देता हूँ कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी कैसे डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल टर्शरी का मतलब क्या है, कार्बोकेटाइन के ऊपर क्या है, 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तो ये CH3। हाइपर कॉन्जुगेशन से मैंने बताया था और इंडक्टिव इफेक्ट से बताया था मैंने। ये हो गया मिथाइल, ये हो गया प्राइमरी, इसको मैं CH3 लिख देता हूँ, ये CH3 है, ये CH3 और यहाँ पे। अब इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता रखा है कि कार्बन के ऊपर अगर फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो बिल्कुल स्टेबल नहीं होता। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है तो भी वो स्टेबल नहीं होता। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन कम होता है तो वो भी स्टेबल नहीं होता। कार्बन कब स्टेबल होता है, जब उसकी चारों वैलेंसी पूरी होती है। तो कार्बन क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाता, उसको सहन नहीं कर पाता। ठीक है, तो उसके आसपास जो ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को दे देते हैं और उसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देते हैं। तो अगर मैं ये हाइड्रोजन देखूं तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये वाला हाइड्रोजन भी इसको दे देगा, ये वाला, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। अब इनके ऊपर क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन के ऊपर उतना चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इधर की बात करूं तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये देंगे, लेकिन यहाँ पे जो CH3 है इसके पास क्या है, ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये जो हाइड्रोजन है ये तीनों मिलके इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देंगे, तो इस कार्बन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये कार्बन किसको देगा, इसको देगा। तो ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। मैंने बता रखा है प्लस इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है और जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है तो उससे उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। अब यहाँ पे जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो CH3 का ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि ये कितने हैं, 4 एटम है और ये कितना है, 1 एटम है। तो 4 एटम मिलके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कर पाएंगे एज कम्पेयर टू 1। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसका जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इसके ऊपर, जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया, कम हो गया। तो जितना ज़्यादा कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ज़्यादा वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन को प्रोवाइड कर रहे हैं सो दैट उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, फुल फ्लेज पूरा का पूरा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाए और ये क्या हो जाए, थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाए। तो फिर यहाँ पे 2 CH3 हैं, तो 2 CH3, यहाँ पे 1 CH3 था तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहा था हाइड्रोजन से, 2 CH3 होंगे तो वो और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, और अगर 3 CH3 होंगे तो वो बहुत ही सारे इलेक्ट्रॉन्स उसको प्रोवाइड कर सकता है, जिसकी वजह से टर्शियरी कार्बोकेटाइन क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो काफ़ी हद तक डिस्पर्स हो पा रहा है। वो इधर उधर क्या जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर काफ़ी हद तक कम हो गया, क्योंकि 4 एटम मिलके एक एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो सबके ऊपर क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो काफ़ी हद तक डिस्पर्स हो रहा है। चार्ज जितनी ज़्यादा डिस्पर्स होगा उतना ज़्यादा उसके बीच वाली कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा तो वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाएगी। तो जैसे मैंने बताया कि कार्बन फुल फ्लेज पॉजिटिव चार्ज नहीं रख पाती, फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज भी नहीं रख पाती और उसके पास एक आधा वैलेंसी कम है तो वो कभी स्टेबल नहीं होती।
तो कार्बन कब स्टेबल होती है? जब उसके चारों बॉन्ड पूरे होते हैं। तो यहाँ पे इन केसेस में कार्बोकेटाइन बना है जहाँ पे उनके चारों बॉन्ड्स पूरे नहीं है, पूरा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो उसने कार्बोकेटाइन बनाया। अब इसमें से भी वो कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कम है। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि चारों के पास +1 चार्ज है, लेकिन जो एल्काइल ग्रुप है वो उस पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसको कंपैरेटिवली कम कर रहे हैं। अगर वो उसे कम कर रहे हैं तो उसमें पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली कम हो जाएगा, तो वो कम कार्बन क्या हो जाएगी, ज़्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो तुम्हें सिर्फ यही याद रखना है कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू प्राइमरी, एज कम्पेयर टू मिथाइल। ठीक है, तो ये तुम्हें चीज़ याद रखनी है। तो अगर मेरे पास यहाँ पे ये जो है कार्बन है, ये है टर्शियरी हैलाइड, ये हो गया सेकेंडरी हैलाइड, और ये हो गया प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, तो ये हैलाइड्स हो गए। तो ये अगर SN1 जाएंगे तो SN1 रिएक्शन में इन्हें क्या करना पड़ेगा, कार्बोकेटाइन फॉर्म करना पड़ेगा। तो कार्बोकेटाइन जब ये फॉर्म होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -Cl लिख देता हूँ कि Cl निकल गया। इधर से भी क्या होता है, Cl यहाँ से निकल जाता है। Cl जाएगा तो अपने इलेक्ट्रॉन साथ में लेके जाएगा क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ये क्या है, प्राइमरी, इसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, सेकेंडरी, इसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप लगे हैं, टर्शियरी। तो मुझे यहाँ पे बताना था कि इनमें से सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। तो सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका है, टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होती है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। तो मैं बोल सकता हूँ सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किस केस में, SN1 के केस में। किस केस में, SN1 के केस में सबसे ज़्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। किसी को कोई डाउट है तो मुझे जल्दी बताओ। है किसी को डाउट? नहीं समझे सर। क्या आवाज़ कट गई, फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, नहीं है या है? सिर्फ समझे ही नहीं। समझे नहीं, कहाँ से नहीं समझे? तो यहीं से जो आप टर्सरी हेलाइड से जो स्टार्ट किए थे नीचे में क्लोरीन को निकाल के, हाँ हाँ, हाँ सर वही नहीं समझे। ओके, तो मैं फिर से बता देता हूँ। तो SN1 की हम लोग बात कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है एक ही चीज़ पे, जिस जो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे। जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो कार्बोकेटाइन हमारे पास ये होते हैं, एक टर्शियरी होता है, एक सेकेंडरी होता है, एक प्राइमरी होता है, और एक मिथाइल होता है। 4 कार्बोकेटाइन होता है। इसमें से जो टर्शियरी कार्बोकेटाइन है उस वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो टर्शियरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो ये केस होता है। मैं यहाँ पे बता रहा था कि टर्शियरी कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल क्यों होता है। तो कार्बन के पास अगर हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अगर कार्बन के ऊपर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इट इज अनस्टेबल। तो इन सब के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सारी क्या है, अनस्टेबल है। लेकिन इन सब में एक डिफरेंस है कि यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप है, मतलब एक CH3 है, यहाँ पे 2 CH3 है, और यहाँ पे 3 CH3, मतलब 3 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब तुम्हें इसके बाद क्या पढ़ना पड़ेगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ना पड़ेगा।
तो इसको क्लियर करने के लिए इंडक्टिव इफेक्ट देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि इसमें एक बॉन्ड पोलराइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो कार्बन और हाइड्रोजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। तो कार्बन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खींच लिया। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो हाइड्रोजन ने क्या किया? इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसके ऊपर भी क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर कार्बन के ऊपर जो टोटल चार्ज था वो था +1 और हाइड्रोजन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए? 0.1 दिए। कितने हाइड्रोजन है हमारे पास? 3 हाइड्रोजन है, तो कितने देंगे? 0.3 देंगे। तो टोटल कार्बन के ऊपर जो चार्ज है वो कितना बचेगा? 1 माइनस 0.3 मतलब 0.7 चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बच रहा है। ठीक है, आ रहा है ये समझ में? आ रहा है। हाँ, तो इसमें जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? पहले +1 था, अब वो क्या हो गया? कंपैरेटिवली कम हो गया, +0.7। तो अगर चार्ज कम हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है, तो कार्बन क्या होती है? कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो जैसे मैंने बोला, जब भी कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो कार्बन बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हो जाती है और वो चाहती है कि वो पॉजिटिव चार्ज चला जाए। लेकिन उसके साथ जो एटम्स होते हैं वो उसको इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। जैसे वो एटम इलेक्ट्रॉन देना देते हैं, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दूसरे की बात करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है कि ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए, ये हाइड्रोजन ने दिए। ठीक है, तो कार्बन के पास यहाँ पे वैसे ही +1 चार्ज था, हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं? 0.1 दे रहे हैं। ठीक है, और ये भी 0.1 दे रहा है, तो मतलब दो हाइड्रोजन ने कितना दे दिया? 0.2 दे दिया। अब ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है, ये मिलके कार्बन को देते हैं और इस कार्बन की ये जो कार्बन है ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन इस कार्बन की, क्योंकि देखो इसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? पॉजिटिव की तरफ जाएंगे। तो कार्बन क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है। तो कार्बन का क्या होता है? एक प्लस इंडक्टिव इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है। मतलब कार्बन हमेशा क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को देना प्रेफर करती है। ठीक है, तो दो कार्बन है और एक कार्बन के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बन के पास बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। दूसरी कार्बन है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन किसी ऐसे कार्बन को देना प्रेफर करती है जिसको ज़रूरत है। ठीक है, तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बन कंपैरेटिवली ज़्यादा रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच हो गई। ठीक है, रिच है मतलब इसके पास काफ़ी पैसे हैं और साथ में ये क्या है? काफ़ी, क्या कहते हैं उसे, हाँ, मतलब ये जैसे ये वाली कार्बन है ये पुअर है, तो मतलब ये गरीब है। तो ये जो रिच वाली जो कार्बन है वो क्या करती है? इतनी इसके पास एम्पैथी है कि वो दूसरे कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो कार्बन के पास क्या होता है? कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के पास क्या होता है कि दोनों हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं। ठीक है, और किसको प्रेफर करेंगे? जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज है उसको वो अपने इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो जो ये CH4 है ये इलेक्ट्रॉन दे देता है 0.2। टोटल मिलके ये कितने दे रहा है? 0.2। अब इसमें डिफरेंस है क्योंकि ये जो CH3 है वो कंपैरेटिवली दूर है और ये हाइड्रोजन क्या है? इससे डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये वाले जो हाइड्रोजन हैं वो क्या देंगे? 0.05। ठीक है, मैं ये कंसिडर कर लेता हूँ कि इन्होंने कंपैरेटिवली कम देंगे क्योंकि ये इस कार्बन से दूर है। तो 0.05 0.05 0.1 हो गया। ठीक है, तो 0.15 इन चार हाइड्रोजन ने दिया और इस कार्बन ने भी कितना दे दिया? 0.5 दे दिया। ठीक है, 0.5। तो ओवरऑल कितना हो गया? 0.2। तो इस CH4 ने, CH3 ने ओवरऑल कितना दिया? 0.2 दे दिया। अगर इसने 0.2 दे दिया तो ओवरऑल कितना हो गया? 0.4 हो गया और 1 में से 0.4 माइनस करेंगे तो कार्बन के ऊपर कितना चार्ज आ गया? 0.6। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया? पहले 0.7 था, अब कितना है? 0.6 है, तो ये क्या हो गया? मोर स्टेबल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तुम अगर करते जाओगे
तो ये जो टर्शरी कार्बन है इसके पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा लो होगा। ठीक है, तो अगर कम पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा लो है तो इस वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होती है, कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होती है देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप। अब समझ में आ गई ये? हाँ भाई। ठीक है। क्या कर रहे थे हम लोग? हाँ, यहाँ पे देख रहे थे। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक क्वेश्चन है और मुझे बताना है which of the following groups have highest rate of reaction highest rate of reaction किसका होगा in term for SN1 reaction। तो SN1 रिएक्शन दे रखी है कि SN1 रिएक्शन हो रही है और मेरे पास 4-5 कंपाउंड दे रखे हैं और मुझे से बताना है कि सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन किसका होगा। तो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कार्बोकेटाइन के। तो जितना ज़्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतना ज़्यादा होगा। तो मतलब अगर टर्शरी हैलाइड है तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, देन प्राइमरी, देन देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल कार्बोकेटाइन। तो मैं ये लेता हूँ एग्जाम्पल, जैसे ये हो गया Cl, कुछ और ले लेता हूँ मैं। Br, ठीक। तो अब मुझे क्या देखना है, एल्काइल हैलाइड देखना है, क्योंकि एल्काइल हैलाइड जब ये चला जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। और मुझे देखना है कि वो प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। टर्शरी का मतलब उसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप होंगे, सेकेंडरी का मतलब उसके ऊपर 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, प्राइमरी का मतलब 1 एल्काइल ग्रुप होगा और मिथाइल का मतलब है कि उसके पास CH3 होगा और कुछ कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये जो कार्बन है जिसके साथ ये लगा हुआ है, अल्फा कार्बन देखनी है हमें। तो अल्फा कार्बन क्या है, ये टर्शरी है। यहाँ पे जो अल्फा कार्बन है वो क्या है, एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा है तो ये प्राइमरी है। यहाँ पे जो ये अल्फा कार्बन है इसके ऊपर 2 CH3 जुड़े मतलब 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो ये सेकेंडरी है। और ये जो चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर कोई भी नहीं है तो ये क्या है, मिथाइल, सारे हाइड्रोजन है। ठीक। तो हमें पता है कि टर्शरी जो कार्बोकेटाइन होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन मिथाइल। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के ऊपर। अगर कार्बोकेटाइन कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़्यादा होगा। तो इस केस में ये जो है इसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा, टर्शरी एंड देन मिथाइल। ठीक है, तो ये इसका पहले हो जाएगा, इसको ये नंबर 1, ये 2, ये 3 एंड देन ये 4 पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं समझ में आया तो एक काम करते हैं, मंडे को मैं SN1 SN2 फिर से करा दूंगा तो थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। SN2 तो अभी कराया नहीं है तो SN2 में करा दूंगा, SN1 SN2 में थोड़ा ज़्यादा और मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ मंडे को। ठीक है, और जो होमवर्क मैंने आज दिया है और होमवर्क जो मैंने कल दिया था तो प्लीज़ उसको करके प्लीज़ मंडे को मुझे दे देना।